Welcome to YN Education Channel. वेलकम टू वाई एन एजुकेशन। आज है 27 अप्रैल 2024 और आज के दिन जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके आप क्लिक करके सीधे टेलीग्राम में चले जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वाई एन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ आपको सारा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और जो भी जवाब हो, सही जवाब हो, उसको आप पूरा विस्तार से लिखा करिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वो हमेशा आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? ये क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्रिस्टल मेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल, आप इमेज में देख सकते हैं। इसे अभी किसने लॉन्च किया है, इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल से उत्पन्न यह हवा से प्रक्षेपित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। लंबी दूरी के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों जैसे उच्च मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरित करने योग्य संपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। मतलब इसको आप हवा में प्रक्षेपित कर सकते हैं और योग्य जो और संपत्ति लक्षित हैं, जो संपत्तियां हैं, जो योग्य संपत्तियां, जो बहुत बहुमूल्य संपत्तियां, उनको सुरक्षित करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। यह 250 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ अपने पूर्ववर्ती क्रिस्टल भूल भुलैया 1 की तुलना में विस्तारित स्टैंड अप रेंज क्षमताओं का दावा करता है। भेदन या विस्फोटन विखंडन वारहेड के विकल्पों के साथ यह GPS अस्वीकृत वातावरण में प्रभावी है। जहां GPS आपको नहीं प्राप्त होगा, वहां भी ये प्रभावकारी होगा, वहां भी ये काम करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस संगठन ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट जानते हैं क्या होता है? जो हमें गोलियों और बारूदों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित की है? तो अभी हाल ही में इसरो ने, ऑप्शन ए, इसरो ने बुलेट प्रूफ सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। चलते हैं इसके डिटेल्स में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट, ये देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट होगा, जैकेट बनाकर 1 मील का पत्थर हासिल किया है। मतलब एक तरह से मील का पत्थर जैसे काम किया है, जिसे BIS गोला बारूद के स्तर 6 के खतरे का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाल ही में TBRL चंडीगढ़ में परीक्षण किया गया। इसका कहाँ परीक्षण हुआ है? चंडीगढ़ में। अब देख लेते हैं DRDO के बारे में जानकारी देख लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फुल फॉर्म? क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के CEO कौन है? डॉक्टर समीर V कामत। क्या है? डॉक्टर समीर V कामत उनका नाम है। हेडक्वार्टर कहाँ है DRDO का? तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। DRDO का गठन 1995 में किया गया था। कब किया गया था DRDO का गठन? 1958 में। 1958 में DRDO का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर और गठन आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? विषय पूछा जा रहा है, विषय क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? मानवीय
रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण उपलब्ध कराना। एक तरह से इसका विषय क्या है कि मानवीय रूप से जितना भी संभव हो सके सभी के लिए टीका उपलब्ध कराना है। चलते हैं इसके सही जवाब क्या है, मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण उपलब्ध कराना। चलते हैं इसके विस्तार रूप में। टीकों के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 24 से 30 अप्रैल तक, कब से कब तक, 24 से 30 तक चलता है ये सप्ताह। 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। कौन सा सप्ताह, विश्व टीकाकरण सप्ताह। 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा स्थापित यह अब 180 से अधिक देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में दोस्तों, 180 से अधिक देशों में यह टीकाकरण फैला हुआ है। 2024 की थीम क्या रखी गई है, 2024 की थीम है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण है। जितना भी संभव है सभी के लिए टीकाकरण है, ये उपलब्ध होना चाहिए, जो टीकों की सार्वभौमिक पहुंच पर जोर देती है। टीकाकरण अभियानों ने चेतक को खत्म कर दिया। चेतक जो बीमारी थी उसको टीकाकरण के अभियान के कारण सभी में जागरूकता फैली और सभी लोग टीका लगवाए, जिससे चेतक बीमारी का खात्मा हो चुका है। और पोलियो को लगभग खत्म कर दिया गया है। लगभग अभी पोलियो भी खत्म हो चुका है। भारत में यूरोपीय टीकाकरण सप्ताह और राष्ट्रीय बाल टीकाकरण सप्ताह भी वैश्विक टीकाकरण प्रयासों में योगदान करते हैं। जो हमारा वैश्विक टीकाकरण होता है उसमें हमारे देश का जो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय बाल टीकाकरण होता है वो भी बहुत योगदान प्रदान करता है, जो यूरोपीय टीकाकरण सप्ताह होता है उसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। ये जो कालेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, हरियाणा में। ठीक है, चलते हैं इसके विस्तार में। तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। और इसके सीएम कौन है, नायब सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर जिले के पूर्वी हिस्से में स्थित कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बाघों के निर्माण पर रोक लगा दी थी, जो कि पूर्व में यमुना नदी के साथ हिमालय की शिवालिक तलहटी में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अप्रैल 2024 को आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में किस राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कहाँ सबसे ज़्यादा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केरल। केरल में सबसे ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। चलते हैं विस्तार रूप में। केरल लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण 26 अप्रैल 2024 को हो रहा है, 26 अप्रैल को हो चुका है, जिसमें 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। और इसकी राजधानी क्या है केरल की, तिरुवनंतपुरम। और इसके सीएम का नाम क्या है, पिनरई विजयन। दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, एक राजधानी क्या है तिरुवनंतपुरम और सीएम का नाम क्या है, पिनराई विजयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है। सबसे सस्ता, विश्व का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश ने बनाया है। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई। यूएई ने सबसे सस्ता पासपोर्ट बनाया है, विश्व का सबसे सस्ता पासपोर्ट बेचता है या देता है। ठीक है, चलते हैं इसके विस्तार पे। यूएई पासपोर्ट विश्व स्तर पर सबसे किफ़ायती पासपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है। सबसे शीर्ष स्थान पे यूएई रहा है, जो अधिग्रहण लागत और वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करने वाले देशों की संख्या
दोनों के मामले में अन्य सभी को पीछे छोड़ देता है। ये सभी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया है, सबसे सस्ता भी देता है और सबसे किफ़ायती भी होता है। अपने अध्ययन में ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू ने विभिन्न देशों में पासपोर्ट अधिग्रहण लागत की तुलना की है। इसके अनुसार यूएई ने सबसे सस्ता पासपोर्ट प्रदान किया है। ठीक है, तो विश्व में सबसे सस्ता पासपोर्ट देने वाला कौन सा देश है? यूएई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है, वह कौन है? वह कौन है आपको बताना है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन सी, वह एक मनोवैज्ञानिक है। सुधीर कक्कड़ कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये हैं इमेज में आप देख रहे हैं सुधीर कक्कड़, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। चलते हैं इनके बारे में जानते हैं। अलका पांडे के अनुसार सुधीर कक्कड़ गले के कैंसर से पीड़ित थे। इनको गले के कैंसर की बीमारी थी। सुधीर कक्कड़ का अंतिम संस्कार लोधी शमशान में 25 अप्रैल को शाम 4 बजे आर्य समाज मंदिर में किया गया। कहाँ किया गया है? लोधी शमशान में 25 अप्रैल को शाम 4 बजे। और मंदिर का क्या नाम था? आर्य समाज मंदिर। मशहूर मनोविश्लेषण कक्कड़ एक महान टेबल टेनिस खिलाड़ी भी थे। इनके अंदर एक और भी कला थी, वो महान एक टेबल टेनिस खिलाड़ी भी थे। कक्कड़ के परिवार में उनकी पत्नी कैटरीना और बच्चे हैं। अब कौन कौन बचा उनके परिवार में? उनकी पत्नी कैटरीना और उनके बच्चे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रणदीप हुड्डा को। अभी हाल ही में रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं इसके विस्तार में। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनको उल्लेखनीय योगदान और उनकी हालिया फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर, कौन सा फिल्म? स्वतंत्र वीर सावरकर को मान्यता देती है। उनके फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए और उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन में किया गया है। तो ऑप्शन सही इसका, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके विस्तार रूप में। तीरंदाजी विश्व कप 2024 आज से चीन के शंघाई में शुरू हो रहा है। कब से? 23 तारीख से ये चीन के शंघाई में शुरू हो गया है। 3 बार की ओलंपिक खिलाड़ी दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। भारत ने इस महीने की 23 से 28 तारीख के बीच होने वाले विश्व कप के पहले चरण के लिए 8 पुरुषों और 8 महिलाओं की 16 सदस्यीय तीरंदाजी टीम को भेज दिया है। भारत ने कितने? 8 और 8 महिला और 8 पुरुष को वहां भेज दिया है जहां तीरंदाजी विश्व कप हो रहा है चीन में। ठीक है, दीपिका कुमारी मार्च महीने में भारत की तीरंदाजी चयन स्पर्धा में शीर्ष रही हैं। दीपिका कुमारी हैं, ये इमेज में आप देख रहे हैं, ये दीपिका कुमारी हैं, ये भारत की तीरंदाजी चयन स्पर्धा में शीर्ष पर रही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रेजर पे क्या नाम है? रेजर पे
ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई स्विच लॉन्च किया है? रेजर पे ने किसके साथ साझेदारी करके यूपीआई स्विच लॉन्च किया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। चलते हैं इसके विस्तार में। एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी करके यूपीआई स्विच लॉन्च किया है। रेजर पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में अपना खुद का यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई स्विच अगली पीढ़ी का क्लाउड आधारित नवाचार लॉन्च कर दिया है। समाधान प्रति सेकंड 10,000 लेन देन टीपीएस और को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यवस्था के लिए यूपीआई नवाचार तक तेज पहुंच सक्षम बनाता है। ठीक है, इतनी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत की पसंदीदा भुगतान पद्धति है। ये क्या है? यूपीआई एक भारत की पसंदीदा भुगतान पद्धति है। सभी लोग ये मैक्सिमम लोग यूपीआई का यूज करते हैं, जो 70% डिजिटल लेन देन का प्रतिनिधित्व करती है। जनवरी 2024 में यूपीआई लेन देन रिकॉर्ड कितना हो गया है? 18.41 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया था, जो इसके तेज़ी से अपनाने को दर्शाता है। मतलब ये आंकड़ा दर्शाता है कि यूपीआई का कितना लोग यूज कर रहे हैं, कितना लोग पसंद कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? नेप्टिस फिलारा दुर्लभ तितली है, वो कहाँ खोजी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फिलारा नाम की एक दुर्लभ तितली का खोज किया गया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक नेप्टिस फिलारा नाम की दुर्लभ तितली है। चलते हैं इसके विस्तार में। नेप्टिस फिलारा या इसी को क्या बोलते हैं? ये निफ्लाइडिड परिवार का एक सदस्य है नामक एक दुर्लभ तितली की प्रजाति, जिसे लॉन्ग स्टिक सेलर के रूप में भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग स्टिक सेलर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहली बार टिल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ? टिल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में इसको खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश में तितलियों के शोधार्थियों द्वारा खोजी गई है। ठीक है ना, कहाँ खोजी गई है? ये कहाँ खोजी गई है? भारत में पहली बार टिल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य, टिल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य जो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में तितलियों के शोधकर्ता जो हैं, खोजने वाले, उनके द्वारा इस तितली का खोज किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है अभी? रिलायंस जियो, ऑप्शन ए। रिलायंस जियो विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा ट्रैफिक में इसका सबसे बड़ा नाम आ गया है मोबाइल ऑपरेटर के नाम से। ठीक है, इसने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये जो चाइना मोबाइल है इसको पीछे छोड़ दिया है। ठीक, चलते हैं इसके विस्तार में। भारत में टेलीकॉम लीडर रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। ये दुनिया का अब सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है, जिसमें 481.8 मिलियन के ग्राहक आधार के साथ, जिसमें ट्रू 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क पर 108 मिलियन शामिल हैं। देखिए इसमें क्या क्या है? 481.8 मिलियन के ग्राहक आधार के साथ हैं, जो 2G 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क पर 108 मिलियन शामिल हैं। ठीक है, जियो का प्रभुत्व वैश्विक दूरसंचार बाजार में इसकी स्थिति को रेखांकित करता है। विश्लेषकों ने जियो के निरंतर बाजार विस्तार का अनुमान लगाया है। मतलब विश्लेषकों का अनुमान है कि ये निरंतर बढ़ता ही जाएगा, जिसमें वित्त वर्ष 2025 तक 490 से 500 मिलियन के ग्राहक आधार का अनुमान लगाया जाता है। जो आधार से वेरीफाइड ग्राहक है उनका अनुमान कितना लगाया जा सकता है? 490 से 500 मिलियन
ग्राहक जो हैं आधार से लिंकेड हो सकते हैं 2025 तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? तो सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक जो है वो कहाँ लगाई गई है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली में सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक लगाई गई है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक क्लाइमेट क्लॉक है जिसको नई दिल्ली में लगाया गया है। चलते हैं इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो स्थापित और सक्रिय की गई है। जो नई दिल्ली में लगी है वो जलवायु घड़ी है जो सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर दी गई है। यह आयोजन जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को ऊर्जा साक्षर बनाने के CSIR के उद्देश्य को दर्शाता है। इससे हमको क्या क्या पता चलेगा? जलवायु परिवर्तन, जो भी जलवायु परिवर्तन होगा उसके बारे में हमको ये वॉच जो घड़ी है वो बता देगी। इसे 2015 में एक मापने वाली घड़ी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से दर्शक जलवायु परिवर्तन समन की प्रगति को ट्रैक कर सकते थे। जलवायु परिवर्तन जो है उसको हम इसके माध्यम से पता कर सकते थे। 2015 में इसको फर्स्ट बार लॉन्च किया गया था। यह प्रदर्शित करने वाला एक ग्राफिक है। ग्राफिक के रूप में यह प्रदर्शित करता है कि वर्तमान उत्सर्जन रुझानों को देखते हुए ग्रह कितनी तेज़ी से 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के करीब पहुंच रहा है। यह सब पहले से ही उत्सर्जित CO2 की मात्रा और अब तक की ग्लोबल वार्मिंग को भी दर्शाता है। पहले से उत्सर्जित जितना CO2 की मात्रा उसको भी दर्शाता है और ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा को भी दर्शाता है। ठीक है, मानवता के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर दिखाई गई तारीख उत्सर्जन बढ़ाने के साथ करीब आती जाएगी और उत्सर्जन कम होने पर और दूर जाती जाएगी। मतलब यदि उत्सर्जन बढ़ता है तो ये 1.5 डिग्री के पास ये और करीब आती जाएगी और उत्सर्जन कम होगा तो ये दूर जाती जाएगी। इससे हमको पता चलता जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन में। जो महासागर दशक है वो कहाँ आयोजित हुआ है? स्पेन में। चलते हैं इसके विस्तार में। हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2024 महासागर दशक सम्मेलन, जिसे 10 से 12 अप्रैल 2024 तक बार्सिलोना में स्पेन में मनाया गया, जो स्पेन सरकार द्वारा आयोजित किया गया। वैश्विक महासागर दशक समुदाय और भागीदारी को एक साथ लाएगा। ये जो महासागर दशक है पूरा विश्व को एक साथ लाएगा, वहाँ एकत्रित करेगा, कर चुका है एक तरह से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेदांता गुरुग्राम। मेदांता गुरुग्राम को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित कर दिया है। कौन घोषित किया है? न्यूज वीक ने। चलते हैं इसके विस्तार पे। भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के रूप में नामित किया गया है किसको? गुरुग्राम, मेदांता गुरुग्राम को। प्रतिष्ठित न्यूज वीक विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रैंकिंग में जब रैंकिंग हुई 2024 की, तो यह लगातार 5वीं वर्ष है जब मेदांता ने भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का दर्जा हासिल किया है। ये कौन सा नंबर है? उसका 5वां नंबर है। इसके पहले 4 बार वो सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल का दर्जा हासिल कर चुका है, ये 5वीं बार भी उसी के नाम हो गया।
ठीक है। मेदांता दुनिया के शीर्ष 250 अस्पतालों में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र निजी अस्पताल भी बन गया है। जो पूरे विश्व में 250 बेस्ट हॉस्पिटल हैं उनमें मेदांता का नाम भी शामिल हो चुका है। वह पहला भारत का हॉस्पिटल है जो दुनिया के अस्पतालों में बेस्ट हॉस्पिटलों में शामिल हो चुका है। मेदांता की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। विश्व प्रसिद्ध कार्डियोस्कुलर और कार्डियोथोरेपिक सर्जन डॉक्टर नरेश त्रिहान ने की थी। कौन किया था? डॉक्टर नरेश त्रिहान ने 2009 में किया था इनका स्थापना, जिसका मिशन क्या था? मरीजों को उन्नत लेकिन सस्ती चिकित्सा सेवा प्रदान करना। उन्नत मतलब अच्छी किस्म की जो चिकित्सा है वो भी प्रदान करना, और वो क्या होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। दोनों ऑप्शन था इसमें, सस्ती दवा भी हो और अच्छी दवा भी हो, इसलिए मेदांता गुरुग्राम बेस्ट हॉस्पिटल की लिस्ट में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो भारत की सबसे शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला अब भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। ये हैं इमेज में आप देख रहे हैं श्रीजा अकुला, ये अब शीर्ष में आ गई हैं। चलते हैं आप इसके विस्तार में। 23 अप्रैल 2024 को जारी नवीनतम ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में श्रीजा अकुला एक स्थान का छलांग लगाते हुए विश्व रैंकिंग के 38वें स्थान पर पहुंच गई हैं। विश्व में 38वें स्थान पर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही श्रीजा अकुला मनिका बत्रा को पछाड़ते हुए भारत में शीर्ष रैंक वाली महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इसके पहले कौन थी? मनिका बत्रा, इनको उसने पछाड़ दिया है। किसने? श्रीजा अकुला। अब श्रीजा अकुला सबसे फर्स्ट पर नंबर 1 पर आ गई हैं भारत में, और विश्व में कितने स्थान पे है ना? 38 स्थान पे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो जो कर्नल एडिसन नेपियो हैं वो किस देश के हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पापुआ न्यू गिनी। एक देश है जहाँ के कर्नल एडिसन नेपियो हैं जो भारत का रक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलते हैं इसके विस्तार में। पापुआ न्यू गिनी जो देश है इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह है। ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के द्वीपों का एक क्या है? समूह है। यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी है। पोर्ट मोरेस्बी है। केवल 60 लाख जनसंख्या वाला देश है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल 60 लाख जनसंख्या स्थापित है, और कई विविधताओं के साथ यह देश जाना जाता है। इनकी जनसंख्या में ही यहाँ लगभग 850 भाषाएं बोली जाती हैं। सोचिए, 60 लाख जनसंख्या वाला देश है और इसमें कितने भाषाएं बोली जाती हैं? 850 भाषाएं बोली जाती हैं, और कई धार्मिक समुदाय यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की जनसंख्या का सिर्फ 18% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। देखिए 18% मतलब बहुत कम ही भाग जो है अपने शहर में निवास करता है, बाकी सभी लोग गांव में ग्रामीण वातावरण में रहते हैं। और हमारे यहाँ भारत में देखेंगे तो मैक्सिमम % जो है तो शहरी इलाकों में जाने की सोचते हैं, गांव में रहने के लिए सब कम सोचते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से देश की हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कहाँ की हैं? बांग्लादेश की। ये जो गायिका हैं रिजवाना चौधरी बानिया, तो ये कहाँ की हैं? बांग्लादेश की। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं इसके विस्तार में। प्रशंसित बांग्लादेशी रविंद्र संगीत गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को भारत का
प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हो गया है। पद्मश्री इनको प्राप्त दे दिया गया है। भारतीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक प्रेस नोट में इस साल पद्म पुरस्कार के लिए नामांकित पुरस्कार विजेता की सूची का खुलासा कर दिया, जिसमें इनका नाम है, किसका, रिजवाना चौधरी बान्या का भी नाम है। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार में यह क्या होता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ठीक, उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री भी आता है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योगदान के लिए प्रदान करे जाते हैं। ये अलग अलग योगदान के लिए इनका नामकरण होता है, जो एक नामित व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लिया है? तो पेशेवर स्क्वैश से किसने संन्यास ले लिया है? तो ऑप्शन ए सौरभ घोषाल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये हैं सौरभ घोषाल, आप इमेज में देख सकते हैं। इन्होंने पेशेवर क्वेश से संन्यास ले लिया है। पेशेवर क्वेश क्या होता है, ये देखिए इमेज में, यह एक 4 दीवारी में खेला जाने वाला खेल है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत के सबसे बेहतरीन पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी में शामिल सौरभ घोषाल ने सोमवार को पेशेवर सर्किट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। पेशेवर सर्किट में 22 साल खेलने वाले घोषाल ने इंचियोन और हांगोई एशिया खेलों की टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक भी जीते हैं। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक भी जीता है। स्क्वैश क्या होता है, जिसे कभी कभी स्क्वैश रैकेट भी कहा जाता है। इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, स्क्वैश रैकेट भी कहा जाता है। एक रैकेट और बॉल खेल में होते हैं, जो एक और 2 या 4 खिलाड़ी युगल द्वारा एक छोटी खोखली रबर की गेंद के साथ 4 दीवारी वाले कोर्ट में खेला जाता है। ये खेल 4 दीवारी वाले कोर्ट में खेला जाता है। इसमें एक खोखली गेंद होती है, उसी में 2-4 खिलाड़ी होते हैं, उसके अंदर खेला जाता है। खिलाड़ी अपने रैकेट से, जो रैकेट होता है उससे गेंद को कोर्ट की 4 दीवारी की खेलने योग्य सतहों पर बारी बारी से मारते हैं। ये क्या करते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं अपने रैकेट से जो उनका गेंद है उनको 4 दीवारी की दीवारों पर की सतहों पर बारी बारी से मारते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरह से ये खेला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया? जितने भी उस राज्य के कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनके लिए सभी को डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है। तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर के सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है। चलते हैं विस्तार में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर क्या है? श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जो श्रीनगर है वो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन, मतलब गर्मी जब पड़ती है तब उसको जम्मू श्रीनगर राजधानी बन जाती है जम्मू कश्मीर की, जब ग्रीष्मकालीन में। और जम्मू है जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है। इसकी 2 राजधानी है, एक श्रीनगर और दूसरा जम्मू। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है, इतना याद रखिएगा। श्रीनगर कश्मीर की घाटी में झेलम नदी के किनारे स्थित है। जो श्रीनगर है कहाँ स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। मई से अक्टूबर की गर्मियों के महीनों में श्रीनगर जो होता है जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है। कब से कब तक की? मई से अक्टूबर तक श्रीनगर राजधानी होता है। और नवंबर से कब तक? अप्रैल तक, सर्दियों के महीनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन हो जाता है? जम्मू। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब है पिछले वीडियो का पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब। पिछले वीडियो में क्या क्वेश्चन था? हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। किस देश में गए हैं? फ्रांस में। जिन भाइयों ने सही जवाब दिया है उनको मेरी तरफ से थैंक्स। और मैं एक बार और फिर कहता हूं कि जो भी आप जवाब लिखा करिए उसको आप
विस्तार से लिखा करिए, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और भविष्य में वो कभी भूलेगा नहीं। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? इसका सही जवाब आपको देना है। ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूरा विस्तार से लिखिए, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी। ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सुझाव, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको कैसा वीडियो चाहिए और इसमें क्या ऐड होना चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।